या जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव, सही है जी। आपको पता है जो एग प्रोडक्शन है, एग प्रोडक्शन वो फीमेल्स में एक पीरियोडिक एक्टिविटी है, और जो स्पर्म प्रोडक्शन है मेल्स के अंदर वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जो एग प्रोडक्शन है फीमेल्स में वो एक पीरियोडिक एक्टिविटी है जिसे रिपीट किया जाता है आफ्टर ईच 28 डेज, और उस प्रोसेस में कुछ चेंजेस अकर होती हैं यूट्रस के इन्वायरमेंट में और ओवरीज के इन्वायरमेंट में, और उन चेंजेस को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वो चेंजेस जो यूट्रस के इन्वायरमेंट में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूट्राइन साइकिल। और वो चेंजेस जो ओवरी के इन्वायरमेंट में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओवेरियन साइकिल कह रहे होते हैं। उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, उन्हें हम ओवेरियन साइकिल कह रहे होते हैं। पॉइंट समझ आ गया। इन चेंजेस की डिटेल जो है वो पढ़ने के लिए हम जो है वो यहाँ पर देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये जी, ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। ठीक है, तो यहां पर हम उन चेंजेस को डिस्कस करेंगे जो यूट्रस के इन्वायरमेंट में आती हैं, और उन्हें हम कहते हैं यूट्राइन साइकिल। उसे हम क्या कहते हैं, यूट्राइन साइकिल। वो चेंजेस जो ओवरी के इन्वायरमेंट में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओवेरियन साइकिल में जो चेंजेस आती हैं, ओवेरियन साइकिल, वो यहाँ पर आ रही हैं। वो किधर आ रही हैं जी, इस जगह पर आ रही हैं, ओवेरियन साइकिल। डन है, ओके। साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है डे फर्स्ट से। ये डे फर्स्ट किसको डिक्लेयर करता है अभी हम देखेंगे। ये है साइकिल का मिड जिसे आप डे 14 कहते हैं, और ये साइकिल का एंड जिसे आप डे 28 कहते हैं। और जो साइकिल का मिड है वो कौन सा है, हाँ जी, ये जी डे 14 साइकिल का क्या है, मिड है। इसे मिड ऑफ साइकिल कहेंगे, ये जी, मिड। ओके, ओवेरियन साइकिल, ये सॉरी यूट्राइन साइकिल जो है, इनमें जो चेंजेस, इनमें जो स्टेप्स हैं, जो फेजेस हैं, सबसे पहले उन्हें देखते हैं। यूट्राइन साइकिल को डिस्कस करने लगे हैं। ये डे 1, ये डे 5th, कौन सा डे, डे 5th। डे 1 से जो है वो यूट्रस की वॉल शेड करना स्टार्ट करती है। सही हो गया जी, यूट्रस की वॉल्स क्या कर रही हैं, और ये डे 5th तक शेड करती हैं। इस फेज को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। और इसका जो वो होगा, क्या नाम है, ड्यूरेशन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, हाँ जी, उसे हम क्या कहेंगे, 1 to 5th डे होगा, डे 1 to डे 5 होगा। ठीक है, और उसे हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। इसमें जो है वो ये स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस के साथ, और 5th डे तक ये चलता है। उसके बाद जो हमारे पास अगली फेज आती है वो कौन सी है, बताइएगा। सेकेंड फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, है ना जी, प्रोलिफरेटिव फेज, जो डे 6 से स्टार्ट होती है और चलेगी डे 14 तक। और इसमें क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल है वो वापस से थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए वापस से थिक नहीं हो रही है यूट्रस की वॉल, ये जाके डे 21 22 के करीब मैक्सिमम पे चली जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। और उसके बाद ये वापस से शेड करती है
और 28 डे तक शेड करती है और उसके बाद फिर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है वापस से। तो 14th डे के बाद आगे जो फेज आएगी वो कौन सी होगी? सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज कहेंगे। हाँ, कौन सी फेज कहेंगे? ये जी सिक्रीटरी फेज नहीं कहेंगे। ये डे 15 से स्टार्ट होती है और ये चलती है डे 28 तक। इन चेंजेस की जो रीजन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ओवेरियन साइकिल से पता चलेगी। हमें कहाँ से पता चलेगी वो हम देखेंगे। ओवेरियन साइकिल को जरा नोटिस करें। देखिए ये हमारे पास है एक क्या चीज, नोटिस करें। ये oocyte है। कौन सा सेल है? oocyte है। और इसके बाहर कुछ और सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ और कवरिंग्स पाई जाती हैं। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? फॉलिकल कहेंगे। यानी oocyte और उसकी कवरिंग को क्या कहेंगे? फॉलिकल कहना स्टार्ट कर देंगे। ओवेरियन साइकिल में डे फर्स्ट पे जब साइकिल स्टार्ट होता है तो फॉलिकल प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। हाँ जी। और ये जो है वो चलती है कहाँ तक? डे 13 तक। अब आप नोटिस करेंगे कि ये हमारे पास जो है, क्या नाम है, फॉलिकल, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहा है? मेच्योर हो रहा है। पता चल रहा है ना आपको? ये देखिए कैसा हो रहा है, मेच्योर हो रहा है। फॉलिकल किस तरह से हो रहा है? मेच्योर हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या हो रहा है? मेच्योर हो रहा है। ये बच्चे बाहर कहते हैं अभी तक? ये हम अरे बच्चे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, ओके। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? पॉलीक्यूलर फेज कहेंगे, है ना, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं? मेच्योर हो रहे हैं। डे फर्स्ट से लेकर डे 13 तक चलती है ये। फर्स्ट टू व्हाट 13 डे तक ये चल रही होगी। ये बात समझ आ गई? किसी को इसमें कोई मसला है? 13th डे पे ये फॉलिकल ना हो, क्या हो जाएगा? फुली मेच्योर हो जाएगा। बताएं क्या हो जाएगा इसके? ये फुली मेच्योर, और इसे कहेंगे ग्राफियन ग्राफियन फॉलिकल। इसे क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। द फुली मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफिन फॉलिकल जो है 13th डे पे फुली मेच्योर हुआ है। ये सोर्स है किसका? एस्ट्रोजन का। और ये एस्ट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है, ये देख लें, ये क्या करवा रहा है? वॉल्स को, एंडोमेट्रियम की वॉल्स को थिक करवा रहा है। कौन? हाँ जी, एस्ट्रोजन। ये बात समझ आई कि कोई नहीं आई? अच्छा, डे 14 के ऊपर जो साइकिल का मिड है ये ओविलेट कर जाता है। ये क्या करता है? ग्राफिन फॉलिकल ओविलेट कर जाता है। बताएं क्या करेगा? ओविलेट करेगा। ये जी। और इसमें से क्या बाहर निकलेगा? सेकेंडरी oocyte। ये क्या है? oocyte बाहर निकला है जी। इस फेज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, एक दिन की होती है, ओविलेटरी फेज कहते हैं। ओविलेटरी फेज कितने दिन की है बताइएगा? 1 डे के लिए। हाँ जी। और इवन दो के जो ओविलेशन हो रही होती है ना जी, ओविलेशन यहां पे लिखते हैं, ओविलेशन, ये तो लेस देन 5 मिनट्स लेती है। लेस देन 5 मिनट्स जो है वो तो चाहिए इसके लिए। इसके लिए चाहिए सिर्फ क्या? लेस देन 5 मिनट्स। ओके। तो ये हमारे पास जो है आगे इसकी जो कवरिंग है, ये जी देखिए, ये फुली मेच्योर हो गया। ये क्या हो गया? ये जो इसकी कवरिंग थी, केसिंग थी, वो फुली मेच्योर हो गई। तब आप इसको क्या कहना स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये ग्लैंड्यूलर होता है और ये सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन का। किसका सोर्स है? प्रोजेस्टेरॉन। और यही प्रोजेस्टेरॉन है जो एक्ट कर रहा है किसके ऊपर? एंडोमेट्रियम के ऊपर, और उसकी थिकनेस को मैक्सिमाइज कर रहा है। ये कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन ही है। अच्छा, अगर तो चूंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तब चलता ही तब है जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, स्पर्म अवेलेबल ही नहीं है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। ये अब डीजनरेट करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है ना जी। इसे कहते हैं डीजनरेटिंग फॉलिकल, या इसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। कॉर्पस एल्बिकन्स क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकन्स। पॉइंट नहीं समझ आ रहा? हाँ जी। कॉर्पस एल्बिकन्स डीजनरेटिंग फॉलिकल को कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट करना स्टार्ट कर, ये जो फेज है ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज, इसे ल्यूटियल फेज कहेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूटियल फेज। पॉइंट समझ आ गया? इसे क्या कहेंगे? ल्यूटियल फेज कहेंगे। डन हो गया जी। चूंकि ये ओव्यूलेशन से पहले वाली है, इसे क्या कहा? फॉलिक्यूलर फेज, या इसका दूसरा नाम होगा प्री ओव्यूलेटरी फेज भी आप इसको कह रहे होंगे। ये जी, ये ल्यूटियल फेज है। आप इसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पॉइंट समझ आ गया? वेरी गुड। खैर, अब नोटिस करने वाली बात यह है कि एक हार्मोन, यहाँ दो हार्मोन और भी हैं जो काम करते हैं। पहला कौन सा है? एफएसएच। एफएसएच जो है वो रिलीज होता है और इस फॉलिकल को डेवलप करवाता है। सही हो गया? तो ये ग्रेजुअली इसकी लाइन थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, लेकिन 13 डे पे जाके डिक्लाइन आएगा। उसकी वजह पड़ता है। एलएच के बारे में आप जरा लाइन देखें। ये एलएच की लाइन सपोज कर लें। ये लाइन किसकी है? ये डे 14 पे रिलीज होता है और फौरन खत्म हो जाता है। ये एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन की लाइन जरा देखिएगा। ये लाइन किसके लिए बनाएंगे? देखिएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे जाके इसकी पीक शो हो जाएगी। हाँ, 13 डे पे, क्योंकि ग्रेफिन फॉलिकल क्या हो चुका है? मैच्योर, और वो क्या रिलीज कर रहा है? अब फिर ये यहाँ पे 14 डे पे कम हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जाके एक और इसकी पीक बनेगी, और फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ये पीक जो सेकंड पीक बन रही है एस्ट्रोजन की, ये एस्ट्रोजन की, ये ओवरीज के कुछ सेल्स रिलीज करते हैं। सेकंड पीक जो बनती है पैरेलल टू एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की पीक को जरा चेक कीजिएगा आप। ये लाइन हम किसके लिए ड्रॉ करते हैं? ये देखिएगा, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सीधी। और यहां पर आके प्रोजेस्ट्रॉन के इक्वल आपको पीक मिल रही है। ये प्रोजेस्ट्रॉन की पीक है जी। हाँ जी, बताएं किसकी पीक है? चारों हार्मोन्स का आपको पता चला। ये कौन सा है बताएं जरा? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन एक ही पीक बनती है, डे 21 के करीब बन रही है, 22 के करीब। एफएसएच जो है ये ग्रेजुअल इंक्रीज करता है, और डे 13 पे जाके वो भी फॉल कर जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हाई हो जाता है। रीजन, जब एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है हाई, तो एफएसएच को कर दिया जाता है सप्रेस। क्यों? एस्ट्रोजन की मौजूदगी इस चीज की इंडिकेशन है कि ग्रेफिन फॉलिकल रेडी हो चुका है और वो रिलीज कर रहा है क्या? बताएं, एस्ट्रोजन। डन हो गया। इसका मतलब अगर ग्रेफिन फॉलिकल बन गया और फॉलिकल नहीं बनाना है एफएसएच को, क्या कर दो?
डिक्रीज, एफएसएच सप्रेस हो गया। इन दोनों की वजह से अगला काम क्या होना चाहिए? अगला स्टेप है ल्यूटिनाइजेशन और ओव्यूलेशन। कौन करवाता है? इसलिए एलएच की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। एलएच क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। पॉइंट समझ आया जी? तो ये इस वजह से जो है वो जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एफएसएच फॉल पे चले जाता है। ये बात याद रख लें कि इस पूरे साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो रेगुलेट करने वाला पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी सेंटर है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो वहां से क्या रिलीज होता है? एफएसएच प्लस एलएच। किसने रिलीज किया? एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ने। और किसके ऊपर जाके एक्ट करेगा? ये ओवरीज के ऊपर ये दोनों हार्मोन्स एक्ट करते हैं। और फिर ओवरीज क्या रिलीज करते हैं? प्लस प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों जो है वो किसके ऊपर काम करते हैं? यूट्रस के ऊपर काम करता है। मतलब यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है। आपने पीछे फीमेल रिप्रोडक्ट फीमेल जो है वो सिस्टम के अंदर भी पढ़ा कि यूट्रस जो है उसके ऊपर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वॉल्स के ऊपर, एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं ये दोनों हार्मोन्स, है ना जी? तो ये बात याद रख ले, ओवरीज जो है वो यूट्रस के ऊपर एक्ट करवा रही होती है और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो ओवरीज के ऊपर एक्शन करवा रहा होता है। दोबारा सुना है, एफएसएच और एलएच किसने रिलीज करवाए? वेरी गुड। एफएसएच क्या आगे करता है? फॉलिकल स्टिमुलेट करवाता है, फॉलिकल प्रोडक्शन को। और एलएच क्या करवाता है? ल्यूटिनाइजेशन। ये दोनों काम कहाँ होते हैं? ओवरीज। इसीलिए हमने कहा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे हार्मोन वो ओवरीज पे एक्ट करेंगे, है ना जी? क्या करेंगे? फॉलिकल प्रोडक्शन और ल्यूटिनाइजेशन। ओवरीज प्रोड्यूस करवाएगी किसको? और वो कहाँ पे आके एक्ट करते हैं? यूट्रस की वॉल्स के ऊपर। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों एंडोमेट्रियम को थिक कर रहा है, नहीं जी? हाँ। खैर, अगली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब आप सुनेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास 28 डेज का होता है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकती है। और फ्लक्चुएशन किस पे बेस करती है? हाँ जी, फ्लक्चुएशन मेल न्यूट्रिशन के ऊपर बेस करती है और इमोशनल स्ट्रेस के ऊपर, है ना जी? तो ये याद रख लें, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और क्या जी? इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल, हाँ जी, डाइट, ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डाइट है। हाँ हाँ, वो इमोशनल स्ट्रेस में ही है जी सारा कुछ। वो इमोशनल स्ट्रेस में ही है। स्लीप क्यों नहीं नींद आ रही? इमोशनल स्ट्रेस है। पॉइंट समझ आया ना? ओके, अगली बात सुना। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनार्की कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? मेनार्की। ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल द स्टार्ट। और ये जाके 45 टू 50 इयर्स की एज में स्टॉप कर जाते हैं, उसे मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनो। वेरी करती है जी। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको आप सुने, ठीक है? स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आप गैस कर लें कि 45 टू 50 या 55 कर लें, ठीक है? अलबत्ता ये बात याद रखनी, फिक्स वैल्यू नहीं है। जब एक फीमेल एक प्रेगनेंसी जो है वो डील करती है तो 9 मंथ्स के लिए पूरा गेस्टेशन पीरियड जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो 9 मंथ जो है वो कोई भी जो फॉलिकल था वो फॉलिकल एट्रेशिया के थ्रू वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो जो ओवरीज का बैंक था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ।
पॉइंट समझ आया? अब अगर जो है वो मीनोपॉज 45 पे होना था तो अब 46 पे होगा। एक फीमेल ने अगर 5 प्रेगनेंसीज डील की, ठीक है, तो अब जो है वो उतना ही डिले हो जाएगा मीनोपॉज। पॉइंट समझ आया जी? मीनोपॉज इस तरह से जो है वो फ्लक्चुएट भी करता है। एनी प्रॉब्लम? मोस्ट फर्टाइल डेज, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन भी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एक फेज फिक्स रहती है और उसमें नहीं चेंज होता, वो सिक्रीटरी फेज है। ये फेज फिक्स है, लॉक्ड होती है, इतने दिन ही रहेगी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है तो प्रोलिफरेटिव और मेंस्ट्रुअल फेज डिस्टर्ब होती है, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन आती है। ये बात समझ आ गई ना? ओके, तो अब हम क्या बात कर रहे थे? एक नॉर्मल साइकिल में ओव्यूलेशन हो गई 14th डे पे, तो फर्टाइल डे 14th डे डिक्लेयर होगा। हमने पढ़ा कि एग की एज 24 आवर्स है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर स्पर्म ना मिले तो वो 24 आवर तक सरवाइव करता है, उसके बाद वो डिजनरेट कर जाता है। स्पर्म मिल जाए तो फिर वो डेफिनेटली जाइगोट बनेगा, ठीक है। और फिर जो है वो उसकी चाहे 70 ईयर्स एज हो जाए 90 ईयर्स, उसे एक जाइगोट की, है ना जी, क्योंकि वो इंडिविजुअल बनेगा और वो एक हेल्थी लाइफ गुजारेगा। 90 ईयर्स भी हो सकती है। खैर, मुद्दा ये ठहरा, बताना ये चाह रहा हूं कि फ्लक्चुएशन अगर होती है तो साइकिल जो है, मतलब ओव्यूलेशन पहले भी हो सकती है, 12वें दिन पे भी हो सकती है, 13वें दिन पे भी हो सकती है, 11वें दिन पे भी हो सकती है, 10वें दिन पे भी हो सकती है। हाँ जी, अगर ट्रैक के अंदर स्पर्म्स अवेलेबल है और ओव्यूलेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि स्पर्म की एज 4 to 5 डेज है ट्रैक में, एग की एज 24 आवर्स है। अवेलेबिलिटी जो है वो क्रूशियल है किसकी? एग की। पॉइंट समझ आया? तो मोस्ट फर्टाइल डेज जो जो डिक्लेयर होते हैं वो एक रेंज के अंदर होते हैं। 9th डे टू 14th डे एक रेंज है, इस रेंज में जो है वो ये इसे फर्टाइल डेज डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन से पीछे भी हो सकती है ओव्यूलेशन। लेकिन अगर स्पर्म अवेलेबल होगा 10th डे पे भी तो फर्टिलाइजेशन 10th डे पे भी हो जाएगी। अगर ओव्यूलेशन 10th डे पे ही हो गई है तो स्पर्म की अवेलेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है और ओवम के ऊपर भी ये बेस कर रहा होता है। तो फर्टाइल डे 9 से 14th डे पे चले जाएंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन? देखें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, दैट्स ऑल।